सुबह सुबह अचानक घर के मुख्य द्वार पर ऐसी दस्तक हुई जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो। पूजा हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमित उठिए, देखिए दरवाजे पर कौन है। उसने अपने पति को झकझोरा तो सुमित ने करवट बदली और नींद में ही बुदबुदाया, कोई दूध वाला होगा, देख लो ना। पूजा ने चप्पल पहनी और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कुंडी खोली, एक तेज धक्का लगा और दरवाजा दीवार से जा टकराया। सामने उसकी ननद सीमा खड़ी थी। उसके पीछे कुल्ली 5 बड़े बड़े विदेशी सूटकेस लेकर खड़े थे। सीमा के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा अहंकार था। अरे भाभी, आप तो ऐसे सो रही हैं जैसे कुंभकर्ण हो। बाहर खड़ी खड़ी मैं थक गई और आप अंदर सपने देख रही थी। हटिए सामने से, मुझे अंदर जाने दीजिए। सीमा ने पूजा को कंधे से धक्का दिया और हॉल में घुस गई। सुमित भी अब तक बाहर आ चुका था। अपनी बहन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा, तुम यहाँ और इतने सारे बैग, क्या सब ठीक है? विजय कहाँ है? सीमा ने एक नाटकीय लंबी सांस ली और सोफे पर पसर गई। भैया, क्या बताऊं, उस घर में मेरा दम घुट रहा था। सासू माँ चाहती हैं कि मैं उनके लिए सुबह की चाय बनाऊं। क्या आपकी ये लाडली बहन, जिसने कभी अपनी उंगली तक नहीं हिलाई, अब रसोई में धुएं में अपनी त्वचा खराब करेगी क्या? मैं तो बस आ गई, मैं तो यहीं रहूंगी अब जब तक मेरा मन करेगा। तभी अंदर से सीमा की माँ मंजू देवी हाथ पोंछती हुई निकली। अपनी बेटी को देखते ही उनकी आंखों में ममता का सैलाब उमड़ पड़ा। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। देख बहू, मेरी बेटी कितनी कमज़ोर हो गई है। जल्दी जा रसोई में दूध चढ़ा और बादाम कूट कर डालना। मेरी बेटी को थकान मिटानी है। पूजा खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थी। उसे लगा था कि आज से उसके घर की शांति और उसका चैन हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं। रसोई का तापमान बाहर के तापमान से कहीं ज़्यादा था, लेकिन पूजा के अंदर जो गुस्सा सुलग रहा था, उसकी तपीस इससे भी अधिक थी। उसने पूरी श्रद्धा से सीमा के लिए केसर वाला दूध तैयार किया और नाश्ते में गरम गरम उपमा बनाया। जब वो नाश्ते की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो सीमा अपने फ़ोन पर सेल्फी लेने में व्यस्त थी। पूजा ने चुपचाप प्लेट सामने रखी। सीमा ने अपनी नज़रें फ़ोन से उठाई और उपमा की प्लेट को ऐसे देखा जैसे कोई कूड़ा पड़ा हो। ये क्या है भाभी? उपमा? छी, आपको पता है ना कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मुझे सुबह सुबह मल्टीग्रेन सैंडविच और ताज़ा जूस चाहिए होता है। और ये चाय, इसकी खुशबू कितनी फीकी है। इसमें आपने ताज़ा इलायची नहीं डाली। जाइए इसे फेंकिए और दोबारा बनाइए। और हाँ, इस बार दूध की मलाई निकाल लीजिएगा, मुझे फैट नहीं चाहिए। पूजा का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, सीमा, रसोई में अभी सैंडविच का सामान नहीं है और मैंने उपमा बहुत प्यार से बनाया है, कम से कम चख तो लो। सीमा ने तुरंत रोने जैसा चेहरा बनाया और सुमित की ओर देखा, जो अभी अभी तैयार होकर आया था। भैया देखिए ना, मैं 2 घंटे से भूखी हूँ और भाभी मुझे ये भारी खाना खाने पर मजबूर कर रही है। क्या आपकी कमाई इतनी कम हो गई है कि अपनी बहन को उसकी पसंद का नाश्ता भी नहीं करा सकते? मंजू देवी ने वहीं खड़े खड़े पूजा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पूजा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। मेरी बेटी मेहमान है और तू उसे उपदेश दे रही है। अगर सैंडविच नहीं है तो बाजार से मंगवा, पर मेरी बेटी को वही मिलेगा जो उसे पसंद है। जा दोबारा चाय बना और ध्यान रहे, इस बार कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुमित ने हमेशा की तरह अपनी आंखें चुरा ली। उसने सिर्फ इतना कहा, पूजा, वो कह रही है तो कर दो ना, बेकार में सुबह सुबह कलेश क्यों बढ़ाना। पूजा भारी मन से वापस रसोई की ओर मुड़ गई, जहां अब उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी मेहनत भी जल रही थी। दोपहर के 1 बजे थे।
सुमित ऑफिस जाने के लिए अपना बैग उठा ही रहा था कि सीमा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी जो पूजा जानती थी कि किसी बड़े खर्चे की दस्तक है। भैया, आज शाम मेरी पुरानी सहेलियों के साथ एक किट्टी पार्टी है। मैं इन पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकती ना। मुझे थोड़े नए डिजाइनर सूट और एक अच्छा सा ब्रांडेड हैंडबैग चाहिए। आप अपना वो ब्लैक क्रेडिट कार्ड मुझे दे दीजिए ना, मैं शाम तक वापस कर दूंगी। सुमित हिचका। सीमा, उस कार्ड की लिमिट इस महीने लगभग ख़त्म हो चुकी है। घर की किस्त भी जानी है और अगले हफ्ते पूजा का जन्मदिन भी है। भैया, सीमा ने सुमित का हाथ पकड़कर उसे हिलाया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। क्या आपकी कमाई पर मेरा अधिकार नहीं है? भाभी का जन्मदिन तो हर साल आता है, पर आपकी बहन कितने दिनों बाद यहाँ खुश रहने आई है। माँ देखिए ना, भैया आप पैसे का हिसाब रख रहे हैं। मंजू देवी पीछे से आई और सुमित के हाथ से बटुआ छीन लिया। ले बेटा, जो चाहिए ले ले। सुमित, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहन के लिए तू कंजूसी कर रहा है। तू और कमा लेगा, पर बहन की खुशी दोबारा नहीं मिलेगी। सुमित ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ बोले कार्ड सीमा को दे दिया। पूजा ये सब बालकनी से देख रही थी। उसे याद आया कि पिछले महीने जब उसने अपने लिए एक नई साड़ी मांगी थी तो सुमित ने बजट का बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। आज वही बजट सीमा की अयासी के लिए गायब हो चुका है। शाम के 7 बज रहे थे। सीमा शॉपिंग से वापस लौटी। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा भरा हुआ था जिनमें सिर्फ उसके शॉपिंग बैग्स थे। उसने पूरा हॉल उन बैग से भर लिया। वो थककर सोफे पर गिर गई और ज़ोर से बोली, ओहो, मॉल में कितनी भीड़ थी। भाभी, ओ भाभी, ज़रा यहाँ तो आना। उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा तो पूजा कमरे से बाहर आई। सीमा ने अपने पैर सोफे पर टिका दिए। भाभी देखिए, ये सैंडल्स पूरे 5,000 के हैं और ये जो सूट है ये पेरिस से मंगवाया हुआ है। खैर, आप क्या जानेंगे इन चीज़ों की कीमत। फ़िलहाल मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ज़रा सरसों का तेल लगाइए और मेरे पैर दबा दीजिए। पूजा की आंखों में बिजली सी कौंधी। सीमा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं तुम्हारा खाना बना सकती हूँ, तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि तुम्हारे पैर दबाऊँ। अगर ज़्यादा दर्द है तो गर्म पानी से सिकाई कर लो। मंजू देवी, जो अभी तक अपनी बेटी के नए कपड़े देख रही थी, एकदम से भड़क उठी। पूजा, तेरी इतनी हिम्मत है? मेरी बेटी राजघराने की तरह पली है। तू यहाँ इस घर की सेवा करने आई है। अगर सीमा कह रही है पैर दबाने के लिए, तो इसमें तेरा अपमान क्या है? ये तो तेरा फर्ज है। सीमा ने आग में घी डालते हुए कहा। भैया देखिए ना, भाभी मुझे कैसे झिड़क रही है। कह रही है कि मैं इनके टुकड़ों पर पल रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते तो साफ कह दीजिए, मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। सुमित ऑफिस से थका हुआ आया था। उसने अपनी पत्नी का साथ देने की बजाय कहा, पूजा क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी बहन है, कर दो ना। घर में हर रोज़ का ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। पूजा ने सुमित की बेबसी देखी और उसे समझ आ गया कि इस घर में वो अकेली है। अगले दिन रविवार था। पूजा और सुमित का ये एकमात्र दिन होता था जब वो साथ बैठ सकते थे, लेकिन सीमा ने यहाँ भी अपनी टांग अड़ा दी। उसने सुमित से जिद की कि वो आज पूरा दिन उसके साथ बिताए। भैया, आज हम मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर बाहर ही करेंगे। भाभी को घर पर ही रहने दीजिए। वैसे भी उन्हें मेरी सहेलियों की बातें समझ नहीं आती। वो घर की देख रेख करेगी और माँ के साथ समय बिताएगी। पूजा ने हस्तक्षेप किया। सुमित, हमने आज साथ में बाहर जाने का प्लान बनाया था ना। सीमा ने तिरछी नज़र से पूजा को देखा। भाभी, भैया मेरे हैं, आपका हक तो बाद में आता है, पहले वो मेरे भाई हैं। क्यों भैया, आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? सुमित ने पूजा की ओर देखा भी नहीं। ठीक है सीमा, तुम तैयार हो जाओ। पूजा,
तुम माँ के साथ घर पर खाना खा लेना, हम लोग रात को देर से आएंगे। सीमा ने जाते जाते पूजा के कान में फुसफुसाकर कहा, देखा भाभी, सुमित भैया की चाबी मेरे पास है, आप तो बस एक ठप्पा हैं इस घर की। पूजा का मन किया कि वो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसे याद आया कि ये घर उसका भी है। उसने ठान लिया कि वो सीमा को उसी की भाषा में जवाब देगी। अगले दोपहर जब सुमित काम पर गया हुआ था और पूजा रसोई में सफाई कर रही थी, उसने सीमा और अपनी सास को डाइनिंग टेबल पर फुसफुसाते हुए कहा। सीमा बोली, माँ, मुझे लगता है कि भैया अब पूजा की बातों में आने लगे हैं। कल वो कह रहे थे कि सीमा का खर्चा बहुत बढ़ गया है। अगर ये पूजा यहाँ से चली जाए तो भैया की सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस पर मेरा कंट्रोल होगा। मंजू देवी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, मैं सुमित के दिमाग में ऐसी बातें भर दूंगी कि वो खुद इसे तलाक दे देगा। मैं कहूँगी कि पूजा तुझे मारना चाहती है। सुमित अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार ये घर से बाहर निकली, फिर हम सुमित की शादी किसी बड़े करोड़पति की बेटी से करेंगे जो तुझे और भी ऐश करवाएगी। ये सुनकर पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सास और ननद उसे घर से निकालने की साजिश रच रही है। उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया और पूरी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास हथियार था। सीमा की नज़रें अब पूजा के उन गहनों पर थीं जो उसे उसकी स्वर्गीय माँ ने दिए थे। वो गहने बहुत कीमती थे और पूजा के दिल के करीब थे। एक शाम जब पूजा नहाने गई थी तो सीमा ने चुपके से उसके कमरे की दराज खोली और हीरों का हार निकाल लिया। जब पूजा बाहर आई और उसने हार गायब देखा तो वो सीधे हॉल में पहुंची। वहाँ सीमा वो हार पहनकर आईने के सामने इटला रही थी। सीमा, ये हार उतारो, ये मेरी माँ की निशानी है और तुमने इसे बिना पूछे छुआ कैसे? पूजा ने सख्ती से कहा तो मंजू देवी ने बीच में ही आकर पूजा को धक्का दिया। अरे, तेरी माँ की निशानी होगी तेरे घर पर। इस घर पे जो कुछ है उस पर मेरी बेटी का पहला हक है। सीमा को ये हार पसंद आ गया है, अब ये उसी का है। पूजा ने सुमित को फ़ोन लगाया। सुमित, सीमा ने मेरे हीरों का हार ले लिया है, उसे बोलो वापस करें। सुमित ने दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज़ में कहा। पूजा, क्या तुम हमेशा लड़ती ही रहोगी? एक हार ही तो है, बहन को पहन लेने दो, जब वो जाएगी तो वापस कर देगी। इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। सुमित का ये उदासीन व्यवहार पूजा के स्वाभिमान पर अंतिम प्रहार था। महीने का अंत आते आते सुमित की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। एक सुबह सुमित के पास बैंक के मैनेजर का फ़ोन आया। मिस्टर सुमित, आपका होम लोन का चेक बाउंस हो गया है क्योंकि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 8 लाख पहुंच गया है। कृपया तुरंत भुगतान करें। सुमित के पसीने छूट गए। 8 लाख, यह कैसे हो सकता है? उसने सीमा को बुलाया। सीमा उस समय अपने नए आईफोन पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। सीमा, तुमने कार्ड से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, मैंने मना किया था ना? सीमा ने मासूमियत दिखाई। भैया, वो बस थोड़े से कॉस्मेटिक और एक डिजाइनर घड़ी ली थी। आपको अपनी बहन की सुकून की चिंता है या इन थोड़े से पैसों की? वैसे भी आप कमाते किस लिए हैं? पूजा ने मेज पर खाली राशन का डिब्बा रखा। सुमित, घर में आटा नहीं है और तुम्हारी बहन सुकून की बात कर रही है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मंजू देवी ने पूजा को डांटा। तू चुप रह, सुमित मेरा बेटा है, वो सब संभाल लेगा। सीमा को एहसास हुआ कि सुमित अब पैसों को लेकर गंभीर हो रहा है, इसीलिए उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने रसोई में जाकर जानबूझकर अपनी बाँ पर गर्म तेल की कुछ बूंदें गिरा ली और जोर जोर से रोने लगी। सुमित जैसे ही घर पहुंचा, सीमा उसके पैरों में गिर गई। भैया, मुझे बचा लीजिए, भाभी ने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ तेल फेंका। वो कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई
तो वह मेरा चेहरा जला देगी। सुमित का खून खोल उठा। उसने पूजा को बालों से पकड़ा, कमरे से बाहर खींचा। पूजा, तेरी इतनी हिम्मत है, मेरी बहन को जलाने की कोशिश की तूने। तभी मंजू देवी ने रोने का नाटक किया। बेटा, ये औरत डायन है, इसे इसी वक्त घर से बाहर निकालो, वरना ये हम सबको मार डालेगी। पूजा शांत थी। उसने सुमित का हाथ झटक दिया। हाथ नीचे करो सुमित, तुमने आज अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, सिर्फ इस झूठ की बुनियाद पर। सबूत कहाँ है? सबूत मेरी बहन के गांव हैं। सुमित चिल्लाया। पूजा ने अपना फ़ोन निकाला। नहीं सुमित, सबूत यहाँ हैं। उसने वो वीडियो प्ले कर दिया जिसमें सीमा खुद अपने ऊपर तेल डाल रही थी और मंजू देवी उसे एक्टिंग करना सिखा रही थी। वीडियो देखकर सुमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अस्पताल से घर आने के बाद सीमा को लगा कि सुमित अब शांत हो गया होगा, इसीलिए उसने फिर से हुक्म चलाना शुरू किया। भाभी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे शाम को 5 सितारा होटल में पार्टी चाहिए और कम से कम 10 लाख का गिफ्ट चाहिए। पूजा हॉल में आई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने वो कागज सुमित के सामने रखे। सुमित, ये लो तलाक के कागज और ये लो इस घर की लीगल नोटिस, क्योंकि इस घर की 70% किस्तें मेरे मायके के पैसों से भरी गई हैं। कानूनन ये घर मेरा है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस जहरीली ननद और अपनी माँ की साजिशें को इसी वक्त ख़त्म करूं, फिर मेरा हिस्सा चुका कर मुझे आज़ाद करो। सीमा चिल्लाई। भैया देखिए, ये आपको धमकी दे रही है। पूजा ने गरज कर कहा। चुप रहो सीमा, तुम्हारा ये नाटक अब ख़त्म हुआ। सुमित, अगर आज तुमने फैसला नहीं किया तो कल सुबह तक तुम सड़क पर होंगे। सुमित ने अपनी माँ और बहन की ओर देखा, जिनके चेहरों पर अब डर साफ दिख रहा था। सीमा का अहंकार अब मिट्टी में मिल रहा था। सुमित ने पहली बार पूजा का हाथ पकड़ा और सीमा की ओर मुड़ा। हाल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुमित की तेज चलती सांसें साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ उसकी माँ और बहन थी जो सालों से उसके खून के रिश्तों का हवाला देकर उसे लूट रही थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी आया थी जिसका स्वाभिमान आज लहूलुहान होकर खड़ा था। सुमित, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस औरत ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी है, क्या तुम अपनी माँ का अपमान सहोगे? मंजू देवी ने रोने का नाटक शुरू किया तो पूजा ने मेज पर एक और फाइल पटकी। माँ जी, अपमान की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। सुमित, इस फाइल में पिछले 3 सालों का हिसाब है। सीमा ने अब तक तुमसे कुल 30 लाख रुपए ऐंठे हैं। वो गहने, वो शॉपिंग, वो कैश, ये सब तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का पैसा था, जो तुमने इस सांप को दूध पिलाने में लगा दिया। आज फैसला तुम्हें करना है, या तो ये घर मेरा होगा और यहाँ मेरे नियम चलेंगे, या फिर तुम अपनी माँ बहन के साथ इस घर से अभी बाहर जाओगे। सुमित ने सिर उठाया। उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने सीमा की ओर देखा, जो अब भी गुस्से में पैर पटक रही थी। सुमित धीरे धीरे सीमा के पास गया। सीमा को लगा कि सुमित उसे गले लगाकर पूजा को डांटेगा। भैया, निकालिए इसे बाहर। सुमित ने अचानक सीमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले गया। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। सुमित ने अलमारी खोली और सीमा के सारे डिजाइनर सूट, वो महंगे सैंडल्स और वो आईफोन उठाकर हॉल में फेंकना शुरू कर दिया। भैया, पागल हो गए हैं क्या आप? ये हजारों का सामान है। सीमा चीखने लगी। पैसे की बात मत करो सीमा, तुमने हजारों नहीं लाखों बर्बाद कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने मेरी बीवी का झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि तुम इस घर पर कब्जा कर सको। आज इसी वक्त तुम यहाँ से निकलोगी। सुमित की आवाज़ में वो दृढ़ता थी जो पूजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। मंजू देवी ने जब ये देखा कि सुमित पूरी तरह पूजा के पक्ष में हो गया है तो वो ज़मीन पर बैठकर छाती पीटने लगी। हाय रे मेरा बेटा, जोरों का गुलाम हो गया है, अपनी सगी बहन को बेघर कर रहा है।
कल को मुझे भी घर से निकाल देगा। तभी पूजा आगे बढ़ी और अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर बोली, माँ जी, आपको कोई घर से नहीं निकाल रहा। आप सुमित की माँ हैं, यहाँ गरिमा से रह सकती हैं। लेकिन अगर आपने सीमा का साथ दिया या उसे चुपके से पैसे भेजने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि इस घर की मालकिन मैं हूँ। आप यहाँ अतिथि बनकर रहेंगी, मालकिन बनकर नहीं। और सीमा, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, अपना ये सारा कूड़ा उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सीमा ने सुमित की ओर देखा। भैया, क्या सच में आप मुझे आधी रात को घर से निकालोगे? सुमित ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे लिए ये घर हमेशा के लिए बंद है। जाओ अपने ससुराल और वहाँ के नियम सीखो। सीमा को उम्मीद थी कि सुमित उसे कम से कम टैक्सी के पैसे तो देगा, पर सुमित ने अपनी जेबें साफ कर दी। सीमा को अपने 5 भारी सूटकेस खुद खींचकर सोसाइटी के गेट तक ले जाने पड़े। जिस सीमा ने अभी तक एक गिलास पानी खुद नहीं लिया था, आज वो भारी बारिश में भीगते हुए अपने अहंकार का बोझ ढो रही थी। उसने अपने पति विजय को फ़ोन लगाया। विजय, मुझे लेने आओ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो विजय का जवाब ठंडा था, सीमा, मुझे सब पता चल गया है। पूजा भाभी ने मुझे वो वीडियो और बैंक स्टेटमेंट भेज दिए हैं। मुझे शर्म आती है कि मेरी पत्नी एक नंबर की लालची और साजिशी औरत है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जब तक तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं कर लो। फिलहाल तुम किसी होटल में रुको, पर याद रखना, मेरा एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर सीमा सन्न रह गई। उसका क्रेडिट कार्ड पहले ही फ्रीज हो चुका था और अब उसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं थी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। मंजू देवी चुपचाप रसोई में चाय बना रही थी, बिना किसी शोर के। सुमित डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था। पूजा बाहर आई। उसने देखा कि घर अब एक घर लग रहा था, कोई जंग का मैदान नहीं। सुमित उठा और पूजा के सामने हाथ जोड़ लिए। पूजा, मुझे पता है कि माफ़ी बहुत छोटा शब्द है। मैंने तुम्हें वो सब सहने दिया जो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए था। मैं अपनी बहन के प्यार में इतना गिर गया था कि मुझे अपनी पत्नी का दर्द नहीं देखा। पूजा ने सुमित का हाथ पकड़ा। सुमित, मैंने बदला लेने के लिए ये सब नहीं किया, मैंने ये घर बचाने के लिए किया है। अगर मैं आज खड़ी नहीं होती तो सीमा हमें सड़क पर ला देती। अब हमें अपनी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लानी है। जो कर्ज सीमा ने चढ़ाया है उसे उतारने में हमें सालों लगेंगे। 2 हफ्ते बीत चुके थे। सीमा एक सस्ते से होटल में रह रही थी। उसके पास जो गहने थे वो पूजा ने पहले ही जब्त कर लिए थे, क्योंकि वो सुमित के पैसों से खरीदे गए थे। सीमा को पहली बार भूख का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि 5 सितारा होटल में खाना आसान है, पर एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है। उसने एक मॉल में सेल्स गर्ल्स की नौकरी के लिए आवेदन दिया, वही मॉल जहां वो हजारों की शॉपिंग करती थी। आज वो उसी मॉल में लोगों को कपड़े दिखाने का काम कर रही थी। जब उसे पहली बार पूरे दिन खड़े रहने के बाद 500 रुपये मिले तो उसे वो दिन याद आया जब उसने पूजा से पैर दबवाए थे। उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। घर में मंजू देवी ने देखा कि पूजा कितनी मेहनत कर रही है। शायद ये सिर्फ ऑफिस जाती, बल्कि घर का मैनेजमेंट भी इतनी खूबसूरती से करती कि सुमित का तनाव कम होने लगा। मंजू देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बेटी तो सिर्फ स्वार्थ की सगी थी, असली वारिस तो ये बहू है जो घर को टूटने से बचा रही थी। एक शाम मंजू देवी ने पूजा के सिर पर हाथ रखा। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी के मुंह में अपनी बुद्धि खो दी थी। तूने जो किया वो इस परिवार की भलाई के लिए था। आज से तू मेरी बेटी है और सीमा मेरे लिए मर चुकी है। पूजा की आंखों में पहली बार अपनी सास के लिए सम्मान के आंसू थे और सीमा ने एक बार फिर कोशिश की। वो घर आई और सुमित के सामने घुटनों के बल बैठ गई। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं बदल गई हूँ, मुझे बस सर छुपाने की जगह दे दीजिए। मंजू देवी पिघलने ही वाली थी कि तभी पूजा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, रुको सुमित, सीमा दीदी, तुम बदली नहीं हो। मुझे सब पता है कि तुमने कल ही विजय के घर जाकर उसके माता पिता को धमकी दी है कि तुम उन पर केस करोगी, और यहाँ तुम भाई के सामने नाटक कर रही हो ताकि तुम फिर से इस घर में घुस सको। सीमा का चेहरा फिर से वही नफरत भरा हो गया। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती भाभी? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, पीछा मैं नहीं, तुम्हारी अपनी करतूतें कर रही हैं सीमा। ये लो तुम्हारी जॉब टर्मिनेशन लेटर। जिस मॉल में तुम काम कर रही थी उसके मालिक सुमित के दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि तुम वहाँ भी चोरी कर रही थी। अब पुलिस बाहर खड़ी है। पुलिस अंदर आई। सीमा जी, आपके खिलाफ आपके भाई और भाभी ने धोखाधड़ी और चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, और आपने जो 5 लाख का हार चुराया था उसके पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। सीमा चीखने लगी, भैया बचाओ मुझे। पर सुमित और मंजू देवी ने अपनी पीठ फेर ली। सीमा को हथकड़ियाँ लगी और उसे उसी घर से बाहर ले जाया गया जहाँ वो कभी महारानी बनकर हुक्म चलाती थी। पड़ोसी अपनी बालकनियों से देख रहे थे। सीमा का वो मेरे भैया वाला गुरूर आज धूल में मिल चुका था। 1 साल बाद घर में एक छोटी सी पूजा थी। सुमित और पूजा खुश थे। उनका सारा कर्ज उतर चुका था और पूजा अब माँ बनने वाली थी। मंजू देवी पोते या पोती के स्वागत की तैयारियों में जुटी थी। सीमा जेल से छूट चुकी थी, पर अब वो एक गुमनाम जिंदगी जी रही थी। वो एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोती थी और हर दिन उस पल को कोसती थी जब उसने अपनी भाभी का अपमान किया था। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते पैसों से नहीं, सम्मान और प्यार से चलते हैं। पूजा ने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी राहत भरी सांस ली। उसके घर में अब कोई ताने नहीं थे, सिर्फ शांति और आत्मसम्मान की गूंज थी। ये एक ऐसी औरत की जीत थी जिसने झुकना नहीं बल्कि लड़ना सीखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।